दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैंकिंग कंपनी का। ये क्वेश्चन आया था एमकॉम 2013 में 15 मार्क के लिए पीएनएल बनाने के लिए। ओके, तो बैंकिंग कंपनी का हम लोग ने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट के बाद पीएनएल का फॉर्मेट देखा था, पीएनएल के शेड्यूल भी देखे थे। अब हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 15 मार्क के लिए पूछा गया था एमकॉम के एग्ज़ाम में। ठीक है, सीए लेवल पे भी पूछ लिया गया था, रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ट्रिनिटी बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कुछ डेटा दिया है, देखो ये दिया है, पॉइंट वाइज इंटरेस्ट दिया है, रिबेट कमीशन एस्टैब्लिशमेंट भी ये दिया है, और कुछ एडजस्टमेंट है। बैड डेट रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू 4 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट टू 55% ऑफ नेट प्रॉफिट, स्टैट्यूटरी रिजर्व में 25% करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि इंटरेस्ट बहुत सारे दिए होते हैं कि बैंक है तो जाहिर सी बात है कि भाई इंटरेस्ट बहुत सारे आएंगे। तो इसको लॉजिकली कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले पार्टी का नाम लिख लेना है, ट्रिनिटी बैंक, और क्या बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और यहाँ पे आपको लिखना है पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर और रुपीज़ करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पर्टिकुलर। ओके, अब इसके बाद फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहला इनकम पार्ट होता है, तो इनकम करेंगे उसका टोटल ए आएगा, फिर उसके एक्सपेंस होंगे उसका टोटल बी आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। ठीक है, इनकम को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, एक्सपेंस को बी से। जब ए और बी होगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस आएगा। प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा, ए माइनस बी करके। इस करंट ईयर के प्रॉफिट में आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड करना है, फिर आपको इसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस करने हैं। ठीक है, इन दोनों का टोटल करना है, यहाँ पे लिखना है सी, और फिर इसमें से आप क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे। जो बैंक वाले हो सकता है स्टैट्यूटरी रिजर्व है, बहुत सारे एप्रोप्रिएशन होंगे, तो 3-4 एप्रोप्रिएशन होते हैं, वो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। ये सोल्यूशन के हिसाब से है, इसलिए इसको एज ऑफ नाउ इग्नोर करो। यहाँ पे दिया है ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, अदर रिजर्व, डिविडेंड और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट, ये डी टोटल है। तो बैलेंस शीट पीएनएल ऑफ बैंक का 4 पार्ट में डिवाइड है, ए बी, ए इनकम है, बी एक्सपेंस है, सी जो आएगा वो ए माइनस बी होगा, फिर डी जो होगा, जो सी आता है उसमें से जो भी एप्रोप्रिएशन किया रहेगा वो उसका टोटल होगा। ठीक है, अब याद रखना है शेड्यूल जो है वो सिर्फ ये दो है, 13, 14 और इन दोनों का है 15, 16। तो आप जब ये पीएनएल बनाएंगे ना तो आपको सिर्फ फोकस इन दोनों पे करना है, मेन 13, 14, 15, 16। इसलिए देखो इसका नीचे जाने का और सबसे पहला 13 शेड्यूल बनाने का, फिर 14 शेड्यूल बनाने का, ये बना दिया, फिर 15 शेड्यूल बनाने का। ठीक है, और लास्ट में जो आपका बनेगा शेड्यूल नंबर 16। मेन फोकस इस पे ही होगा। अब आपको इस क्वेश्चन में से देख देख के बताना है, ये वाले पार्ट में से, कि कौन सा शेड्यूल 13 का आइटम है, कौन सा शेड्यूल 14 का है, कौन सा शेड्यूल 15 का है, कौन सा शेड्यूल 16 का है। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी एकदम डीप में एक्सप्लेन किया है, जब मैंने शेड्यूल टू पीएनएल करके एक वीडियो अपलोड किया है, उसके अंदर पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग डायरेक्टली देखेंगे। ये इंटरेस्ट अर्न्ड याद रखना, जो बैंक कस्टमर से लेता है, किससे लेता है, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मिलता है ये। और ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है ये टू द कस्टमर, टू कस्टमर होगा, कस्टमर को पे होता है ये। हाँ, ये चीज़ याद रखना है। अब क्या करना है, क्वेश्चन पे जाना है। इसमें आपको सबसे पहला जो आइटम दिख रहा है ना वो है इंटरेस्ट करके, है। तो जितने भी इंटरेस्ट है ना उसको हाईलाइट करो। तो देखो, 1 इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट, 3, 4, 5, 6 इंटरेस्ट है। ये 6 इंटरेस्ट में से और भी है क्या, चेक कर लो, नहीं और नहीं है। इस 6 इंटरेस्ट में से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा इधर जाएगा और कौन सा इधर जाएगा। तो आप लोग देखो ना, बैंक वाला अगर बैंक को मिलेगा तो अर्न में जाएगा, और बैंक अगर पे करेगा तो
इधर पे जाएगा। तो पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आप बोलेंगे सर लोन कस्टमर ले रहा है या बैंक को किसी ने लोन दिया? तो देखो बैंक का मेन काम क्या होता है, लोन देना ही होता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बैंक कमा रही है, तो ये इनकम में जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिख दूंगा 13 शेड्यूल। ठीक है, ऐसा आप एग्जाम में भी करेंगे तो भी चलेगा। अब एफडी है, एफडी कौन रखता है? बैंक वाला रखता है कि बैंक के पास कस्टमर रखता है? तो कस्टमर रखता है, तो कस्टमर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये शेड्यूल 15 में जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 15। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट इट इज़ लाइक ए लोन। लोन कौन देता है? कस्टमर देता है या कस्टमर को बैंक देती है? तो बैंक देगी ना, तो बैंक ने लोन दिया तो बैंक को इनकम आएगा, तो कैश क्रेडिट जो जाएगा वो उसकी इनकम में जाएगा 13 शेड्यूल में। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है? ध्यान से समझो, करंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है? कस्टमर मेंटेन करता है बैंक में। तो बैंक वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिले। आ रही है बात समझ में? तो बैंक के लिए वो खर्चा हो जाएगा, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जाएगा शेड्यूल नंबर 15 में। समझ में आ रहा है? फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, आप ये बता सकते हैं ओवरड्राफ्ट कौन देता है? सिर्फ आपको ये देखना है कि कस्टमर ये चीज़ जो भी है इंटरेस्ट ऑन करंट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, अगर कस्टमर देगा तो बैंक के लिए खर्चा है, अगर कस्टमर लेगा तो बैंक के लिए इनकम है। ऐसा याद रखने का, कस्टमर देगा, फिक्स डिपॉजिट देगा, करंट अकाउंट देगा, है ना, करंट अकाउंट रहेगा, तो उसके ऊपर कंपनी को, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो एक्सपेंडेड में जाएगा। अब ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट कस्टमर नहीं देता, बैंक देता है। जो चीज़ बैंक देगी ना तो वो बैंक के लिए इनकम है, और जो चीज़ कस्टमर देगी ना तो बैंक के लिए एक्सपेंस है। ऐसे याद रखो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट कौन देता है? बैंक देता है, तो बैंक के लिए ये इनकम बन जाएगा। तो ये कितने में जाएगा? 13 में जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर आपका है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, कौन रखता है? ये बैंक देती है, कस्टमर देता है? सेविंग बैंक डिपॉजिट कौन मेंटेन करता है? तो कस्टमर देता है डिपॉजिट। सेविंग बैंक में डिपॉजिट करता है कि नहीं करता है? तो बैंक के लिए खर्चा हो जाएगा, तो ये 15 में जाएगा। आ रही है बात समझ में? थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर थोड़ा थोड़ा हम लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है ये इंटरेस्ट में। सिर्फ एक चीज़ याद रखो, जिससे बैंक को इनकम जनरेट हो वो 13 में जाएगा, जिससे बैंक को खर्चा हो वो 15 में जाएगा। तो 13 में क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन 25,90,000, 22,30,000, 15,40,000 और ये वाला तो 15 में जाएगा। तो 3 ही है, और 3 15 शेड्यूल वाले, ये तीनों जाएगा। और एक चीज़ आता है इसके अंदर, रिबेट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड और डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड भी है ना बैंक करता है, डिस्काउंट का दूसरा नाम जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, याद रखना। तो ये भी जाएगा दोनों, तो ये 13 के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। और ये डिस्काउंट है, रिबेट है, रिबेट इज़ लाइक है जो भी डिस्काउंट मिला है उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कम भरना है। डिस्का मतलब इंटरेस्ट के ऊपर छोटा मोटा डिस्काउंट, तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 13 में। तो 13 में कितने आइटम हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब एक एक करके कर लेते हैं। 25 लाख, देखो मैंने टिक मार्क किया, और एक ये, तो 25 लाख। देखो पहला वाला जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रुपीज़। पहला हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस हेडिंग जाएगा, पहला 25,90,000, दूसरा 4,90,000। ये डिस्काउंट के इंटरेस्ट के ऊपर डिस्काउंट रहता है, तो माइनस में जाएगा। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, मतलब जो कंपनी बैंक अर्न करती है उसको डिस्काउंट इंटरेस्ट को बोलते हैं। इंटरेस्ट का दूसरा नाम डिस्काउंट होता है। उस डिस्काउंट के ऊपर अगर कोई छूट मिले, कोई रियायत मिले, उसको रिबेट बोलते हैं, इसलिए माइनस करते हैं उसको। फिर दूसरा अमाउंट कितना है? 14,16,000, तो देखो ये अमाउंट चला जाएगा। फिर आपका है 22,30,000, ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। फिर आपका है 15,40,000, वो यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? ये 13 का हो गया। अब 15 के कितने हैं? 15 को सर्कल करता हूँ, 1 2 और ये 3, तो तीनों ऐड हो जाएंगे। 27,50,000, 4,20,000, 6,80,000। तो देखो 15 में जाने का पहला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। पहला जो डिपॉजिट होगा वो होगा 27,50,000।
फिर 4,20,000, 6,80,000, देखो 4,20,000 और 6,80,000 हो गया कि नहीं हो गया। तो आपने कौन कौन सा यूज़ कर लिया, इसको मैं रब कर देता हूँ। एक है, 1 2 3 4 5 6, ये सब हम लोग ने यूज़ कर लिया, बराबर है। तो अब इनको टोटल कर लो, इसका यही इफ़ेक्ट है बस। इन तीनों का जब आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल 38,50,000, और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 73,30,000। तो ये 73 लाख यहाँ पे लिखेंगे शेड्यूल 13 में, और यहाँ पे शेड्यूल 15 में लिखेंगे 38,50,000। देखो ये, और दूसरा है ये। आई बात समझ में। और बचे कितने, कमीशन बचा, एस्टैब्लिशमेंट बचा, रेंट बचा, डायरेक्टर, ऑडिटर, पोस्टेज, टेलीग्राम, सन्ड्री। अगर आपको कुछ याद आता है तो ये सब अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। आई बात समझ में। तो अदर एक्सपेंसेस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो कमीशन है ना, कमीशन का अलग से हेडिंग रहता है अदर इनकम करके, तो इसलिए हम लोग का पहला चला जाएगा कमीशन के अंदर, अदर इनकम के अंदर कमीशन 82,000, ये वाला। आई बात समझ में। बाकी सब खर्चा है, ये इनकम है, कमीशन इनकम है, बाकी सब खर्चा है। तो पहला है एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बचा क्या, एक एस्टैब्लिशमेंट बचा, दूसरा रेंट एंड रेट्स बचा, डायरेक्टर, ऑडिटर, पोस्टेज, टेलीग्राम, सन्ड्री। तो इन सब को अब लिखेंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस है, तो सबसे पहला देखो यहाँ पे जाएंगे, हम लोग लिखेंगे पहला, ये जितने भी थे हेडिंग हम लोग ने मतलब जो शेड्यूल हम लोग ने डिस्कस किया था उसमें था। तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग किस में डालेंगे, अदर्स में। तो उसको छोड़ दो, इसको अभी भी पेंडिंग में छोड़ो। दूसरा क्या, रेंट एंड रेट्स है, 1,80,000, चेक करो है क्या, देखो रेंट एंड रेट्स है, तो 1,80,000 इधर लिखने का। फिर दूसरा डायरेक्टर फीस एंड ऑडिटर फीस है, 30,000 और 12,000, यस, ये देखो यहाँ पे दिया है 30 और 12, हम लोग यहाँ लिख देंगे। इसके बाद देखो पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 14 लाख और 29,000, तो पोस्टेज भी है देखो। फिर दूसरा क्या बोला था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऊपर था, यहाँ पे डाल दिया। सन्ड्री चार्जेस, सन्ड्री चार्जेस कुछ भी नहीं है, तो वो अदर में चला जाएगा। तो एक ये वाला अदर चार्जेस, ठीक है, और दूसरा ये एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस अलग से, तो 5,40,000, 5,40,000, दूसरा 17,000, तो ये अदर में जाएगा। तो इसलिए हम लोग ने देखो उसको अदर में लिखा है, यहाँ पे अदर करके हम लोग एक चीज़ बना लेंगे छोटा सा, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस और सन्ड्री चार्जेस। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो पूरा हम लोग ने यूज़ कर लिया, कोई भी आइटम नहीं बचा। अब इसके एडजस्टमेंट कर लेंगे। बैड डेट्स, बैड डेट्स भी आपको पता है एक टाइप का खर्चा है, कितना है, 4 लाख। तो यहाँ पे अदर में कोई बैड डेट करके नहीं दिया है, तो हम लोग उसको किस में ढकेलेंगे, अदर चार्जेस में, एक्सपेंडिचर में धकेलेंगे। तो यहाँ पे सन्ड्री चार्जेस के नीचे बैड डेट्स लिख लो 4 लाख। बाकी प्रोविज़न है वो अलग से एप्रोप्रिएशन में जाता है, यहाँ पे सब दिया है देखो ये सब, तो उसको एज ऑफ नाउ छोड़ दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख लिख के इसको टोटल मार लेंगे। टोटल आएगा आपका 9,57,000, 9,57,000, या आप किधर लिखेंगे, अदर एक्सपेंडिचर है ना, तो यहाँ पे जाके लिख देंगे अदर एक्सपेंडिचर। आई समझ में। ये सब ऑपरेटिंग का ही खेल चालू है, ऑपरेटिंग ख़त्म हो गया, अब सब खर्चे ख़त्म हो गए। ये प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये तो आपके एप्रोप्रिएशन है, देखो यहाँ पे दिया है स्टैट्यूटरी रिजर्व। फिर दूसरा क्या दिया है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, टैक्स है तो ये प्रोविज़न वो इधर आएगा, देखो प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी। तो सब पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, पहला वाला टैली हो गया था, दूसरे वाला के टैली कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 82,000 ही रहेगा टोटल। तो 82,000 हम लोग क्या करेंगे, अदर इनकम में जाके शेड्यूल 14 में लिखेंगे 82,000। सेम वे में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 16 में किया था, 16 का टोटल कर लेंगे इन सब का टोटल। तो इन सब का टोटल जो आएगा वो आएगा 12,22,000। तो 12,22,000 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आई बात समझ में। देखो ये दोनों शेड्यूल हो चुके हैं, ठीक है। इनका टोटल लिख लेंगे यहाँ, इनका टोटल लिख लेंगे, अभी बाकी है, इसका टोटल मत लिखो, इसका टोटल आएगा इधर पे। अभी प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी बाकी है। तो प्रोविज़न कितना है देख लेते हैं।
प्रोविज़न कितना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स में इंक्लूड 55% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो चेक करने का, ये प्रोविज़न और कंटिजेंसी ये 4 आइटम के बाद है ना, तो ये चारों में से इसमें से ये अमाउंट माइनस करो जो आएगा उसके ऊपर 55% निकालने का। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन शो किया है। 74,12,000 माइनस 38,50,000 माइनस 12,22,000 कितना आएगा, 23,40,000 का 55%, तो आपको अमाउंट आएगा 12,87,000। इन तीनों का टोटल आपको लिखना है यहाँ पे। ये आ गया ए, ये आ गया बी। जब आप ए में से बी माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 10,53,000। यह आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कुछ नहीं है, तो सी में अंदर टोटल कितना आएगा, यही वाला अमाउंट आ जाएगा। तो देखो ये तीनों हो गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया। अब हम लोग करेंगे डी, दैट इज़ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में क्या बोला है, एक तो भाई स्टैट्यूटरी रिजर्व में डाल दो और कुछ नहीं। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, तो एक ही है। स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना डालना है, 25%। तो 10,53,000 का देखो यहाँ पे 25% दिया है, तो कितना आएगा ये। तो एप्रोप्रिएशन आपके पास इनकम कितना बचा था, 10,53,000, उसके अंदर से 2,63,250 चला गया, तो बचा कितना, ये कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, बैलेंस शीट में होगा। तो 10,53,000 माइनस 2,63,250 तो आएगा 7,89,750। इन दोनों का टोटल जो होगा वो इस टोटल से मैच होगा, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है ना, वो प्रॉफिट में से जितना आपने एप्रोप्रिएशन किया और जितना बैलेंस बचा है जो बैलेंस शीट में जाएगा, वो दोनों का टोटल इस टोटल से मैच होना चाहिए। तो सी का टोटल डी से मैच होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग ने 15 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको 1-2 बार गो थ्रू करो। सबसे मेन जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है कि भाई ये इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर पहले फोकस करके, जहाँ जहाँ पे भी इंटरेस्ट दिया है पूरा फोकस करके पहले इंटरेस्ट को बाइफिकेट कर लो, जिस हिसाब से मैंने अभी बताया। तो इसको 1-2 बार आप रेफ़र करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।